अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स किस तरह काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ उनके इस वक्त जो क्लैशेस चल रहे हैं वो किस किस्म के हैं और मुल्क की पावर सेक्टर को वो किस तरह थ्रेट पोज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो डिमांड और सप्लाई का सीन होता है वो देखेंगे। सर्कुलर डेट इनके साथ किस तरह इंक्रीज़ करता है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे और विद एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, फिर वो गवर्नमेंट को सेल करती हैं और गवर्नमेंट उनको फिर अपनी डिफरेंट कंपनीज के जरिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जरिए कंज्यूमर एंड तक पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल वापडा है, गवर्नमेंट वापडा को देगी, वापडा फिर अपनी जो कंपनीज हैं लेस्को फेस्को ये इनको दी जाएगी और फिर ये वाली जो कंपनीज हैं आगे कंज्यूमर एंड तक पहुंचाएंगी। रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, गवर्नमेंट उसमें से आईपीपीज को उनका शेयर देगी और फिर इस तरह इनका सिलसिला चलेगा। अब जो आईपीपीज हैं वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। आईपीपीज ऑयल खरीदती हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल से। पाकिस्तान स्टेट ऑयल खरीदता है, बाहर वाले मुल्कों से इंपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान के पास का अपना ऑयल मौजूद नहीं है। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी का बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो एनर्जी सेक्टर में एनर्जी की प्रोडक्शन है वो 3 तरीक़ों से मेनली हो रही है। नंबर 1, हमारे पास जो डैम्स वगैरह मौजूद है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है। नंबर 2, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास ये आईपीपीज आते हैं जो थर्मल पावर हैं और ये ऑयल को यूज़ करते हैं और इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब आप याद रखें कि जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज कर रही है, जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो एनर्जी की कंजम्पशन भी उसी तरह इंक्रीज कर रही है, डिमांड भी एनर्जी की उसी तरह इंक्रीज कर रही है। अब इस डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने के लिए किसी भी स्टेट को एनर्जी प्रोडक्शन के कोई ना कोई तरीके डिवाइस करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, ताकि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है ना वो कंपनसेट किया जा सके, वो पूरा किया जा सके। अब पूरी दुनिया इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान भी उनमें से डेवलपिंग स्टेट है तो डिपेंडेंट है। तो अगर एनर्जी की सप्लाई को कम किया जाएगा तो इसकी जो इकोनॉमिक प्रोफिशेंसी है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहेगी अगर एनर्जी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, डोमेस्टिक लाइफ ख़राब होगी, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह के मसाइल आना शुरू हो गए। मतलब एनर्जी हमारी इस वक्त मजबूरी बन चुकी है, ज़रूरत से भी आगे निकल चुकी है। अब जो सबसे पहले हिस्टोरिकली 1994 के अंदर इस डिमांड और सप्लाई के जो मैयर था उसको किया गया, उसको देखा गया सिनारियो को। तो बेनज़ीर साहिबा ने 1994 के अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ ऑयल फ्रेंडली कुछ इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को डिवाइस किया। 1994 के बाद 2002 के अंदर कुछ कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद 2015 के अंदर चाइनीज़ कुछ आईपीपीज आए, वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने पावर प्लांट्स लगाए ताकि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो उसको बेहतर बनाया जा सके। और उसके बाद 2018 के बाद अब तक हमारे पास तकरीबन 42 पावर ऐसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस तरह लोगों को एनर्जी अपना इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है। अब मैं साइकिल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईपीपीज ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। आईपीपीज उस ऑयल को लेके गवर्नमेंट को बिजली बेच देंगे और गवर्नमेंट उस बिजली को कंज्यूमर एंड तक डिफरेंट वापडा के थ्रू, लेस्को फेस के थ्रू कंज्यूमर एंड तक पहुंचा देगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करके जितना आईपीपीज का शेयर होगा वो उनको दिया जाएगा। आईपीपीज उसमें से जो पीएसओ का शेयर है अपना बेनिफिट रख के वो पीएसओ को दे देंगी। पीएसओ फिर उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए ऑयल दोबारा इंपोर्ट करेगी और इस तरह पूरे का पूरा जो सर्कल है, सिलसिला है ना, वो चलता रहेगा। ऑयल इंपोर्ट होगा, पीएसओ के पास आएगा, आईपीपीज के पास पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो और कंज्यूमर एंड तक पहुंचा दी जाएगी। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का और फिर रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर थोड़े से मसाइल आ जाते हैं। आईपीपीज फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट को वो देते हैं 1000 मेगावाट। गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कुछ लैंड लॉसेस की वजह से, कुछ रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर रीजंस, मतलब इस छोटे छोटे मसाइल की वजह से गवर्नमेंट एक्चुअली कंज्यूमर एंड तक 900 मेगावाट बिजली पहुंचा पाती है। वो 100 मेगावाट जो है ना वो फॉर एग्जांपल वो लॉस में चला जाते हैं। अब हर महीने ये सिलसिला चल रहा है, गवर्नमेंट ने आईपीपीज को पे करना है 1000 मेगावाट का।
गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो असल में है 900 मेगावाट का। गवर्नमेंट तो असल में 100 मेगावाट अपने पर्सनल अखराजात से दे रही है, अपनी जेब से पैसे वो पे कर रही है, जबकि वो रेवेन्यू कलेक्शन तो उनके पास वहां पे हो नहीं रही। उन अखराजात को अपनी जेब से दे रही है, तो फिर वो लॉस जो है ना वो कंटिन्यूसली महीने के बाद बढ़ता जाएगा और इस तरह सिलसिला चलेगा। एक वक्त आएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका होगा कि आईपीपीज कहेंगे कि हम आपको अब पहले वो हमारा वो वाला कर्जा दो, हमारे पास इतना जो है ना वो हम इतना कर्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, तो आप पहले हमें वो वाला कर्जा दो। तो गवर्नमेंट एज एन फैसिलिटेटर आईपीपीज को कहती है कि आप अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हुए, जितने आपके पास पैसे सेव पड़े हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पीएसओ से आप तेल अपने तौर पर लेना शुरू कर दो, हम आपको बाद में दे देंगे। स्टेट तो कहीं भी नहीं जा रही, तो आईपीपीज उनके ऊपर भरोसा करके पीएसओ से ऑयल खरीदना शुरू कर देते हैं अपने खर्चे पे। अब एक वक्त आता है कि आईपीपीज कहते हैं कि यार हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े थे वो भी हमारे पास खत्म हो गए हैं, आप हमें पैसे देंगे तो तब हम पीएसओ से ऑयल खरीदेंगे और फिर ये पूरे का पूरा सिलसिला चलेगा। अब अनफॉर्चुनेटली जो पीएसओ है अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो वो ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता। फिर गवर्नमेंट पीएसओ को कहती है कि यार आप इनको अपने खर्चे पे ऑयल देना शुरू कर दो, हम आपको बाद में कंपनसेट कर देंगे, अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पीएसओ दोबारा अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करता है और आईपीपीज को देना शुरू कर देता है और जनाब अली सिलसिला एक दफ़ा दोबारा फिर चल पड़ता है। 4 महीनों के बाद पीएसओ भी कहता है कि मेरे पास जो मेरे रिजर्व्स पड़े हुए थे मैंने उनका ऑयल आईपीपीज को भेज दिया है, अब अगर पैसे हमारे पास नहीं आते तो हम ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बेच भी नहीं सकते, मतलब पूरे का पूरा सिस्टम ब्लॉक होने जा रहा है। अब आप याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल याद होगा कि जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो लोड शेडिंग की जो दौरानिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 16 घंटे बिजली नहीं आ रही, 20-20 घंटे बिजली नहीं आ रही। असल में हुआ क्या था, मतलब जरदारी साहब से पिछले 10 साल के अंदर भी, मतलब 2000 से लेके 60s के बाद तो हमारे पास कोई मेजर डैम ही नहीं बनाया गया। उसके बाद एनर्जी की जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ की है, एनर्जी की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ की है। जरदारी साहब के पास ऐसे कौन से मसाइल आ गए थे जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग किया का दौरानिया था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। अब होता कुछ यूँ था कि आईपीपीज के ऊपर गर्दिशी कर्जा जो है ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया, गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ गया। आईपीपीज ने कहा कि आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, और ऑयल नहीं खरीदे जाएगा तो जनरेटर नहीं चलेगा, बिजली नहीं बनेगी, कंज्यूमर एंड तक बिजली पहुंचेगी नहीं, तो आपके पास जो एनर्जी डिमांड सप्लाई का वो जो चेन थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई और लोड शेडिंग की जो दौरानिया था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। तब कुछ ऐसा यूं हुआ कि जरदारी साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, नवाज शरीफ साहब आ गए, इन्होंने नोट किया कि यार ये कौन से मसाइल हैं कि जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग है बढ़ गई है, जबकि डैम तो पिछले 10 साल में भी कोई नहीं बना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी कोई ज़्यादा खास खातर खा इतना इजाफा नहीं हुआ, तो फिर एनर्जी असल में जा किधर रही है। दे केम टू नो दैट कि आईपीपीज ने अपने पावर प्लांट्स ही बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि उनके पास उनको पैसे नहीं दिए गए, पैसे नहीं मिले तो उन्होंने ऑयल नहीं खरीदा तो ऑयल इंपोर्ट नहीं उतना हुआ, ऑयल इंपोर्ट नहीं हुआ तो पूरे का पूरा सिलसिला असल में कंज्यूमर एंड को उसका फर्क पड़ना शुरू हो गया, लोड शेडिंग तादाद बढ़ गई, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। नवाज शरीफ ने कहा कि कितने पैसे देने जी, 480 बिलियन रुपीस देने। 480 बिलियन रुपीस अगर दे दिए जाएं तो ठीक है, आईपीपीज अपना काम करना शुरू कर देंगे, और जब वो अपना काम करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पावर प्लांट चल पड़ेंगे, लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कि पे करो इनको। दे केम टू नो दैट कि अगर हम 480 बिलियन रुपीस इनको दे देंगे तो खजाने में क्या बचेगा, हमने पूरे दूसरे जो सिस्टम है उसको कैसे चलाना है, हम कितने दिन उसको चला पाएंगे, तो फिर इसका क्या हल किया जाए। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि यार इतने पैसे छाप लिए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कहा जाता है कि 2 से 3 महीनों में मोर देन 600 बिलियन रुपीस छापे। जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने 5 सालों में तकरीबन 500 बिलियन रुपीस छापे थे। इन्होंने 2 से 3 महीनों के अंदर जो है ना वो 600 बिलियन रुपीस छाप, इन्होंने छाप के कहा 400 बिलियन दो आईपीपीज को, इनको कहो जनाब वो जो ऊपर वाले 80 हैं उनको कंपनसेट करो कि हमारा भी कुछ लॉस हुआ है, आपका भी लॉस हुआ है, मतलब उसको कंपनसेट किया जाए, और उसके बाद पावर जो कंपनीज हैं उनको अपने जनरेटर चलाओ, बिजली प्रोड्यूस करो, और अल्टीमेटली पावर कंज्यूमर। हमने देखा विद इन अ फ्यू मंथ्स नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बिजली के इस क्राइसिस के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया।
वो कोई डैम नहीं बनाया गया था, मेजर डैम जो इतनी डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा कर देता। कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया गया था जो इतनी डिमांड और सप्लाई को ख़त्म कर देता। असल में सिर्फ ये हुआ था कि जो आईपीपीज ने अपने पावर प्लांट्स को बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट, तो वो दोबारा चल पड़े थे। और वो कैसे चले थे? पैसे छपे, उनको दिए गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, वी गॉट व्हाट वी वांटेड, तो अब हम जनाब अली काम करना शुरू कर देते हैं। और सिलसिला उनका चलना शुरू हो गया। 2015 के अंदर उनके उनके साथ दोबारा एग्रीमेंट्स किए गए कि आप हमें जो है ना वो इतनी बिजली प्रोड्यूस करके दिया करेंगे, और इतना हम एस्टिमेटेड हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन है, 2020 के अंदर इतनी एनर्जी कंजम्पशन होगी, 2025 के अंदर एस्टिमेटेड सारा कुछ होता रहा। अब उस सारे दुरानिया के अंदर जो कुछ खास एग्रीमेंट्स किए गए, कुछ खास जनाब कंपनीज को फेवरेटाइज किया गया, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने आके जब दोबारा उन एग्रीमेंट्स को, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया है, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के मुताबिक हमने मार्च से एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने 7 से 8 महीनों की रिसर्च के बाद ये एनालाइज करना शुरू किया है कि वो जो पिछली गवर्नमेंट्स ने एग्रीमेंट्स किए हुए आईपीपीज के साथ, उनकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तकरीबन 100 बिलियन रुपीस उनको हम ज़्यादा दे चुके हैं, और उतनी एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, उतना ऑयल कंज्यूम नहीं हो रहा जितने ऑयल के वो हमसे पैसे ले चुके होते हैं। कुछ इस किस्म के जो है ना वो मिसकंसेप्शंस हैं पूरे सिस्टम के अंदर, कुछ मिसमैनेजमेंट है, कुछ एम्बेजलमेंट के चांसेस हैं, कुछ करप्शन के चांसेस हैं, जो कि उस रिपोर्ट के अंदर शाया किए गए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और वो पिछली गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए हुए थे, जिसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दे देता हूँ कि एक पावर प्लांट है, उसकी पावर प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट है। बिजली की जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 80 मेगावाट है। वो जो गवर्नमेंट से पैसे लेता है वो 100 मेगावाट के लेता है, जबकि उसकी जो प्रोडक्शन के लिए जितनी भी कंजम्पशन कैपेसिटी है वो 80 मेगावाट की। ऊपर वाले जो 20 मेगावाट्स हैं वो फ्री में जा रहे हैं, मतलब उतना तो ऑयल ही नहीं यूज़ हो रहा। ऊपर वाले जो 20 मेगावाट्स हैं उसकी वजह से साल हर साल काम करने के बाद 50 to 70% बेनिफिट जो है ना वो आईपीपीज कमा रहे थे, जबकि सेट जो बेनिफिट होता है वो तकरीबन 20 to 25 रखा जाता है। फिर कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि आपने ना यार 5 साल के बाद नया कोई एग्रीमेंट करना शुरू करना है, हम दोबारा अपनी टर्म्स और कंडीशंस को रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो 25-25 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मतलब ये वाला सारा सिलसिला तो 25 साल तक चलता रहेगा। ये सारे जो है ना इसके ऊपर हमारी डिस्कशन जनाब जारी रहेगी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आईपीपीज क्या है, और किस तरह वो पीएसओ और गवर्नमेंट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और किस तरह वो फिर पावर जनरेट करके कंज्यूमर एंड तक पहुंचाते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास आता है, और गवर्नमेंट फिर आगे उनको बेचती है। वापस सारा जो है ना वो मनी को सर्कुलेट किया जाता है, और इस तरह सारा सिलसिला चलता है। और फिर किस तरह जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग का क्राइसिस प्रोड्यूस किया, और किस तरह नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को दोबारा ठीक करने की कोशिश की। और ये हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं कि वो कैसे करता है। नवाज शरीफ साहब ने अगर 600 बिलियन रुपीस 2 से 3 महीनों के अंदर छापे थे, तो डॉलर्स की वैल्यू बढ़ गई थी, करंट जो लोकल करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो इसका नुकसान मिडिल क्लास को तो बहुत कम होता है, लेकिन जो एलीट क्लास है उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, और इस तरह सारा सिलसिला चलता है। होपफुली आपकी इन बातें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि वो रिपोर्ट क्या कहती है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो होने वाले घपले हैं वो क्या हैं, और क्या जो हम ये भी देखेंगे कि जो आईपीपीज हैं अगर वो अपने पावर प्लांट्स को बंद कर देते हैं तो क्या हमारे पास जरदारी साहब का जो दौर था, वो जो 5 साल थे, क्या वो दौर वापस आने वाला जिसमें 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, 16 घंटे लोगों के पास बिजली नहीं आती थी। और अगर बिजली ना आए तो फिर क्या हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है? हमारे तो आगे जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो 2% से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बिजली नहीं आएगी, आईपीपीज अपने पावर प्लांट्स बंद कर देंगे,
डैम हमने कोई बनाया कोई नहीं, न्यूक्लियर पावर हमारी एनर्जी डिमांड सप्लाई को इतना कंपनसेट नहीं कर पाएगी। तो फिर आईपीपीज़ के ऊपर तो हम डिपेंडेंट हैं, तो क्या आईपीपीज़ हमारा फ़ायदा, इस हमारी वीकनेस का फ़ायदा लेंगे, और अगर ये वीकनेस का फ़ायदा लेंगे तो किस हद तक लेंगे, अगर ये चले जाते हैं तो हमें कितना नुकसान होगा। ये वाली बातें हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपके पास इन बातों के अलावा कोई पॉइंट्स मौजूद हों तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।